स्टूडेंट्स, आज हम इस वीडियो में देखेंगे इटली यूनिफिकेशन। सॉरी फॉर इनकन्वीनियंस, जो पिछले वीडियो में जो है आवाज़ नहीं आ पाई। तो इटली का पिछले वीडियो में हमने देखा था जैसे जर्मनी का यूनिफिकेशन कैसे हुआ। तो जर्मनी की यूनिफिकेशन जो कमान जो है राजा ने ले ली थी, कंजर्वेटिव रेजिम ने ले ली थी हाथ में, और उन्होंने सोचा कि यूनिफिकेशन के बहाने उनका जो है कंट्रोल एक बड़े एरिया पे हो जाएगा। तो ऐसे कुछ इटली में भी हुआ। आइए देखते हैं। Unification of Italy. Like Germany, Italy too was had a long history of political fragmentation. Italy was scattered over several dynastic states as well as multinational Habsburg Empire. तो जैसे जर्मनी अलग अलग जो है किंगडम्स में बटा था, छोटे छोटे टुकड़ों में अलग अलग राजा रजवाड़ों में बटा था, पॉलिटिकल फ्रेगमेंटेशन में था, तो ऐसे ही हाल कुछ इटली का भी था। इटली भी जो है अलग अलग डायनेस्टी में बटा हुआ था। एक जो है पार्ट इटली का तो मल्टीनेशनल हैब्सबर्ग एम्पायर में भी बटा था। ड्यूरिंग द मिड ऑफ 19th सेंचुरी इटली वॉज डिवाइडेड टू 7 स्टेट। 19th सेंचुरी के बीच में जो है इटली 7 स्टेट में डिवाइडेड था। उसमें से सिर्फ एक ही स्टेट जो था सर्देनिया, तो वहाँ पे सिर्फ इटालियन प्रिंस का राज हुआ करता था, और बाकी जो भी 6 दूसरे बचे हुए स्टेट थे तो वहाँ पे दूसरे डायनेस्टी का राज था। जैसे देखते हैं नॉर्थ साइड में जो था तो ऑस्ट्रियन हैब्सबर्ग डायनेस्टी के राजा का वहाँ पे राज था। सेंटर में पोप रूल करते थे, और सदर्न रीजन में जो है बर्बन किंग ऑफ स्पेन का राज था। इवन द इटालियन लैंग्वेज हैड नॉट अक्वायर अ कॉमन फॉर्म एंड स्टिल हैड मेनी रीजनल एंड लोकल वेरिएशन। पूरे इटली में जो है जो इटालियन लैंग्वेज नहीं बोली जाती थी, वहाँ पे जो है उनके कुछ रीजनल लैंग्वेज रहते थे, या फिर जो यही लैंग्वेज में जो है वेरिएशन रहते थे। जैसे हमारे मराठी में वेरिएशन है, विदर्भ में जो है तो थोड़ा सा अलग वेरिएशन है, आप पुणे साइड में जाओगे वहाँ पे अलग वेरिएशन है, कोंकण में जाओगे तो अलग वेरिएशन है। तो ऐसे कुछ। ड्यूरिंग द 1830s ग्यूसिपिन मजनी के बारे में हमने पहले भी पढ़ा था, उन्होंने 2 सीक्रेट सोसाइटी बनाई थी। तो ड्यूरिंग द 1830 ग्यूसिपिन मजनी हैड सॉट टू पुट टुगेदर अ कोहेरेंट प्रोग्राम फॉर द यूनिटरी इटालियन रिपब्लिक। तो ग्यूसिपिन मजनी ने जो है इटली को यूनिफिकेशन करने के लिए प्रयत्न किए थे। ही हैड ऑल्सो फॉर्म अ सीक्रेट सोसाइटी, उन्होंने सीक्रेट सोसाइटी भी बनाई थी, यंग इटली। तो सीक्रेट सोसाइटी बनाने की इन्हें ज़रूरत क्या पड़ गई? उस टाइम पे जो है गवर्नमेंट आ गई थी कंजर्वेटिव की, और कंजर्वेटिव ने जो है लिबरल्स को बैन कर दिया था, इनकी एक्टिविटीज़ को बैन कर दिया था। तो ये जो है अपना काम एकदम सीक्रेटली चला रहे थे, तो इन्होंने तब सीक्रेट सोसाइटी शुरू कर दी अपने जो है गोल को और अपने एम को जो है लोगों तक के बताने के लिए, डिसमिनेशन के लिए। द फेल्यूर ऑफ रिवॉल्यूशनरी अपराइज बोथ इन 1831 एंड 1848 मीन दैट द मेंटल नाउ फेल ऑन द सर्दानिया अंडर द इट्स रूलर किंग विक्टर इमानुएल II। तो दोनों भी टाइम पे रिवॉल्यूशनरी ने जो है क्रांतिकारियों ने जो क्रांति की थी तो वो फेल हो गई थी, 1831 में भी और 1848 में भी। तो जो अब इटली को यूनिफिकेशन का भार किसके ऊपर आ गया? एक ही वहाँ पे स्टेट में जो इटालियन राजा का राज था, तो सरदानिया के राजा किंग विक्टर इमानुएल II के ऊपर जिम्मेदारी आ गई टू यूनिफाई द इटालियन स्टेट थ्रू वार। तो जंग के से जो है बाकी रीजन को जीतने की जिम्मेदारी इनके ऊपर आ गई। इन द आइज ऑफ द रूलर इलाइट्स ऑफ दिस रीजन अ यूनिफाइड इटली ऑफर देम द पॉसिबिलिटी ऑफ इकोनॉमिकल एंड पॉलिटिकल डोमिनेंस। तो रूलर इलाइट को ऐसा क्यों लगा कि इकोनॉमिकल और पॉलिटिकल डोमिनेंस जो है इनका बढ़ जाएगा जब यूनिफिकेशन होगा। अभी इनके पास सिर्फ एक पार्ट है इटली का, ठीक है, तो इनका डोमिनेंस उतने एरिया में, और इकोनॉमिकली जो है इनको जो फ़ायदा मिल रहा है तो उतने ही पार्ट का। सोचिए जब पूरा 7 पार्ट जो है इनके अंडर में रहेगा तो बहुत बड़ा रीजन जो है इनके अंडर में रहेगा, तो इनका पॉलिटिकल डोमिनेंस भी जो है वो बढ़ जाएगा, और इकोनॉमिकली भी जो है डेवलपमेंट बढ़ जाएगा और इनका फ़ायदा ज़्यादा होगा। चीफ मिनिस्टर कैवर हु लीड द मूवमेंट टू यूनिफाई द रीजन ऑफ इटली वॉज नाइदर ए रिवॉल्यूशनरी नॉर अ डेमोक्रेट। यूनिफिकेशन की जिम्मेदारी राजा ने अपने चीफ मिनिस्टर को दे दी, कैवियर को। तो ना तो ये रिवॉल्यूशनरीज थे, ना तो ये क्रांतिकारी थे, और ना ही डेमोक्रेट थे। इन्हें ऐसा नहीं लगता था कि जो है सरकार लोगों के हाथ में आना चाहिए, कि बाय द पीपल की सरकार बनना चाहिए। तो डेमोक्रेट भी नहीं थे। लाइक मेनी अदर वेल्दी एंड एजुकेटेड मेंबर ऑफ द इटालियन इलाइट्स, तो जैसे दूसरे इनके वेल्दी और एजुकेटेड इटालियन इलाइट थे, तो वैसे ये फ्रेंच बहुत अच्छी बोलते थे रैदर दैन इटालियन। लेकिन इन्होंने जो है एक टैक्टफुली डिप्लोमेसी से फ्रेंच को है फ्रांस को अपने साइड कर लिया था, और जो है सरदानिया ने मिलके फ्रांस के साथ मिलकर ऑस्ट्रेलिया के फोर्स को 1859 में हरा दिया। अपार्ट फ्रॉम द रेगुलर ट्रूप, इसके और अपार्ट फ्रॉम रेगुलर ट्रूप
अ लार्ज नंबर ऑफ आर्म वॉलेंटियर्स अंडर द लीडरशिप ऑफ गुसिपी गैरिबल्दी ज्वाइन द फ्रे। तो जो रेगुलर आर्मी थी वो तो थी, और उसके साथ जो है बहुत सारे वॉलेंटियर्स भी आ गए इनका साथ देने के लिए, अंडर द लीडरशिप ऑफ गुसिपी गैरिबल्दी। इन 1860 दे मार्च इन द साउथ इटली एंड द किंगडम ऑफ टू सिलिस एंड सक्सेडेड इन विनिंग द सपोर्ट ऑफ द लोकल पीपल इन ऑर्डर टू ड्राइव आउट द स्पेनिश रूलर। तो 1860 में इन्होंने साउथ सदर्न पार्ट ऑफ इटली पे जो है वहाँ पे हमला किया जहाँ पे स्पेनिश राजा का राज था। तो उस टाइम पे जो लोकल पीजेंट थे तो उन्होंने जो है पूरा इनका सपोर्ट किया। उन्हें भी लगता था कि जो स्पेनिश राजा है यहाँ से जाना चाहिए। तो इन 1861 इमैनुअल II वॉज प्रोक्लेम किंग ऑफ द यूनाइटेड इटली। 1861 में जो है इमैनुअल II को, विक्टर इमैनुअल II को है यूनाइटेड इटली का राजा बना दिया गया, राजा घोषित कर दिया गया। हाउएवर मच ऑफ द इटालियन पॉपुलेशन अमंग हुम रेट ऑफ इलिटरेसी वॉज वेरी हाई रिमेन ब्लिसफुल अनअवेयर ऑफ लिबरल नेशनलिस्ट आइडियोलॉजी। तो उस टाइम पे जो है इलिटरेसी बहुत ज़्यादा थी। उस टाइम में इटली में इलिटरेसी बहुत ज़्यादा थी। तो जो इलिटरेट पीजेंट थे तो उन्हें जो है नए ये लिबरल नेशनलिस्ट आइडिया के बारे में कुछ पता नहीं था, ये इसके बारे में अनअवेयर थे। और पीजेंट जो है वो हैड सपोर्टेड गैरिबल्दी इन द सदर्न इटली। उन्होंने इटालिया के बारे में कभी सुना नहीं। इटालिया क्या था, यूनिफाइड इटली का जो सपना था उसको उन्होंने नाम दिया इटालिया। तो उसके बारे में कभी सोचा नहीं था। उन्हें लगता था ला इटालिया शायद राजा की बीवी का नाम होगा, विक्टर इमैनुअल के वाइफ का नाम होगा ला इटालिया। ये आप देख सकते हो, ये यूनिफिकेशन होने के पहले की ये वाला जो है इमेज है। इसमें जो है 1 2 3 4 5 6 एंड 7, तो ये 7 स्टेट में बटा हुआ था इटली। फिर बाद में जो है यूनिफिकेशन के बाद की इमेज है, देखिए। अब देखते हैं जो ब्रिटेन का केस कैसा था। तो ब्रिटेन का जो केस है इन सबसे अलग था। स्ट्रेंज केस ऑफ ब्रिटेन। इन ब्रिटेन द फॉर्मेशन ऑफ द नेशन स्टेट वॉज नॉट द रिजल्ट ऑफ सडन अपहीवन और रिवॉल्यूशन। ब्रिटेन में जो है सडन जो है उठाव की वजह से या इनके रिवॉल्ट की वजह से, क्रांति की वजह से यूनिफिकेशन नहीं हुआ। ये तो एक लॉन्ग प्रोसेस था। देयर वॉज नो ब्रिटिश नेशन प्रायर टू 18th सेंचुरी। 18th सेंचुरी के पहले है ब्रिटिश, जो वहाँ पे कोई ऐसा ब्रिटेन नेशन नहीं था। लोगों की अलग अलग इथनिक आइडेंटिटी की वजह से जो है उन्हें पहचाना जाता था। जैसे इंग्लिश, वेल्स, स्कॉट एंड इरिश। तो ऐसे इनकी पहचान हुआ करती थी इथनिसिटी के हिसाब से। ऑल ऑफ दिस इथनिक ग्रुप हैव देयर ओन कल्चर एंड पॉलिटिकल ट्रेडिशन। तो ये जो इथनिक ग्रुप के खुद के अलग कल्चर हुआ करते थे और अलग इनका पॉलिटिकल ट्रेडिशन हुआ करता था। बट एज द इंग्लिश नेशन स्टेडीली ग्रू इन वेल्थ, इंपॉर्टेंस एंड पावर, इट वॉज एबल टू एक्सटेंड इट इन्फ्लुएंस ओवर द अदर नेशन ऑफ द आइलैंड। तो इंग्लिश का जो है वेल्थ, इंपॉर्टेंस और पावर कैसे बढ़ा, इंडस्ट्रियलाइजेशन यहाँ पे पहले आया। तो इसकी वजह से ट्रेड में जो है इन लोगों ने पैसा कमाया, इनके पास जो है कॉलोनी से इन्होंने पैसा कमाया, तो इनके पास वेल्थ आ गई, इनका इंपॉर्टेंस बढ़ा, इनकी पावर जो है नेवल पावर सुप्रीम पावर थी उस टाइम पे। इट वॉज एबल टू एक्सटेंड इट इन्फ्लुएंस ओवर अदर नेशन। तो अदर नेशन पे इससे जो है इन्फ्लुएंस कर पाए वो। द इंग्लिश पार्लियामेंट which has seized power from the monarchy in 1688 at the end of protracted conflict was instrument through which a nation state with England at center came to be forged। तो 1688 में इंग्लिश पार्लियामेंट ने वहाँ के शासक से, राजा से जो है पावर ले ली थी। तो उसके बाद में इंग्लैंड में नेशनल स्टेट जो है फॉर्म हो गया। द एक्ट ऑफ यूनिफिकेशन बिटवीन इंग्लैंड एंड स्कॉटलैंड। तो एक एक्ट साइन हुआ था इंग्लैंड और स्कॉटलैंड के बीच में, उसका नाम क्या है, द एक्ट ऑफ यूनिफिकेशन। कब हुआ था, 1707 में। तो इसने जो है फॉर्म कर दिया यूनाइटेड किंगडम ऑफ ग्रेट ब्रिटेन। मीन्स इन इफेक्ट दैट द इंग्लैंड वॉज एबल टू इम्पोज इट इन्फ्लुएंस ऑन स्कॉटलैंड। अब जो है लीगल तरीके से इंग्लैंड अपना इन्फ्लुएंस स्कॉटलैंड पे जमा सकता था। द ब्रिटिश पार्लियामेंट वॉज हिनफर्स्ट डोमिनेटेड बाय इट्स इंग्लिश मेंबर। जो अब पार्लियामेंट बना ब्रिटिश इंग्लिश और स्कॉटलैंड का मिला के ग्रेट ब्रिटेन का जो पार्लियामेंट बना, तो वहाँ पे जो इंग्लिश का इन्फ्लुएंस ज़्यादा था क्योंकि पावर भी ज़्यादा थी, पैसा भी ज़्यादा था। द ग्रोथ ऑफ ब्रिटिश आइडेंटिटी मीन दैट द स्कॉटलैंड डिस्टिंक्टिव कल्चर एंड पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशन वे सिस्टमेटिकली सप्रेस।
तो ब्रिटिश आइडेंटिटी बढ़ते गई, यानी क्या हुआ, धीरे धीरे जो सिस्टमेटिकली स्कॉटलैंड की डिस्टिंक्ट कल्चर और पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशन को धीरे धीरे खत्म करते गए, दबाते गए हैं। कैथोलिक क्लेम्स दैट इनहेबिटेड द स्कॉटिश हाईलैंड सफर टेरिबल रिप्रेशन व्हेनेवर दे अटेम्प्ट टू असर्ट देयर इंडिपेंडेंस। जो क्रिश्चियन कम्युनिटी है तो दो इसमें डिवाइडेड है, कैथोलिक और प्रोटेस्टेंट। यहाँ पे देख सकते हो कैथोलिक और प्रोटेस्टेंट। तो वैसे ही दो कैथोलिक जो ब्रिटिश इंग्लिश जो थे तो प्रोटेस्टेंट थे, तो कैथोलिक क्लेम्स जो थे स्कॉटिश के हाईलैंड में जो रहते थे, तो जब भी वो इंडिपेंडेंस अपने बनाने की कोशिश करते थे, अटेम्प्ट करते थे इंडिपेंडेंस इसके मिलाने की, उस टाइम पे उन्हें जो है दबा दिया जाता था। द स्कॉटिश हाईलैंड वेयर फॉरबिडन टू स्पीक देयर गैलिक लैंग्वेज। स्कॉटिश को जो है इंग्लिश उस टाइम पे उनकी लैंग्वेज बोलने से मना करते थे, उनका नेशनल ड्रेस पहनने से मना कर देते थे, और लार्ज नंबर जो है उनको उनके घर से है, उनके होमलैंड से निकाला गया। आयरलैंड सफर सिमिलर फेथ। आयरलैंड के साथ भी जो है ऐसे ही कुछ हुआ। इट वॉज अ कंट्री डीपली डिवाइडेड बिटवीन द कैथोलिक एंड प्रोटेस्टेंट। तो ये कंट्री जो है डीपली डिवाइड थी कैथोलिक और प्रोटेस्टेंट ने। इंग्लिश ने जो है प्रोटेस्टेंट को हेल्प किया आयरलैंड में डोमिनेट कैथोलिक। तो कैथोलिक को जो है डोमिनेट करने के लिए इन्होंने प्रोटेस्टेंट को मदद की। कैथोलिक रिवॉल्ट अगेन ब्रिटिश डोमिनेंस वॉज सप्रेस्ड। जब कैथोलिक ने रिवॉल्ट किया तो ब्रिटिश ने उसको दबा दिया। आफ्टर अ फेल्यूर रिवॉल्ट लीड बाय द वॉल्फी टोन एंड हिज यूनाइटेड इरिशमैन। तो वहाँ पे आयरलैंड में वॉल्फी टोन ने और उनके यूनाइटेड इरिशमैन ने 1798 में एक रिवॉल्ट किया, जो बाद में दबा दिया गया, ये फेल हो गया। तब उसके बाद में आयरलैंड को फोर्सिबली जो है ब्रिटेन के साथ, यूनाइटेड किंगडम के साथ में मिला दिया गया 1801 में। अ न्यू ब्रिटिश नेशन वॉज फोर्ज थ्रू द प्रोपैगेशन ऑफ डोमिनेंट इंग्लिश कल्चर। जो अभी नया जो ब्रिटिश नेशन बना तो वहाँ पे डोमिनेट कौन कर रहे थे, इंग्लिश कल्चर डोमिनेट कर रहा था, क्योंकि इंग्लिश वॉज हायर इन पावर, वेल्थ एंड इम्पोर्टेंस। द सिंबल ऑफ न्यू ब्रिटेन। तो अभी नया ब्रिटेन का जो है बना तो उसका सिंबल क्या था, ब्रिटिश फ्लैग। ब्रिटिश फ्लैग का नाम क्या है, जैसे इंडिया का जो है फ्लैग उसको हम ट्राई कलर बोलते हैं, तिरंगा कहते हैं, तो उनके फ्लैग का नाम है यूनियन जैक। उनका नेशनल एंथम था गॉड सेव और नोबल किंग। और इंग्लिश लैंग्वेज जो है तो पूरे ब्रिटिश नेशन में है डोमिनेट करने लगी। वेयर एक्चुअली प्रोमोटेड, तो उसे प्रमोट किया गया है, और ओल्डर जो नेशन उनको है सबऑर्डिनेट बना के रखा गया। यहाँ पे थोड़ा हम यूसीपी गैरिबल्दी के बारे में देखते हैं। इनका जन्म 1807 में हुआ था, उनकी डेट 1882 में हो गई। ये जो है बहुत सेलिब्रेटेड इटालियन फ्रीडम फाइटर है, जो एक कोस्टल, इनकी फैमिली जो है कोस्टल ट्रेड करा करती थी और ये खुद सेलर थे मर्चेंट नेवी में। इन 1833 तो ये गोसिपी मस्जिद को मिले और इन्होंने यंग इटली मूवमेंट को ज्वाइन कर लिया। पार्टिसिपेट इन रिपब्लिकन अपराइज इन 1834, और 1834 में इन्होंने अपराइज में पार्टिसिपेट किया। अपराइज को जो है दबा दिया गया, तो और गुसिपी को है इटली छोड़ के साउथ अमेरिका जाना पड़ा, वहाँ पे उन्होंने शरण ले ली। 1854 में इन्होंने जो है विक्टर इमैनुअल II को सपोर्ट किया इटली के यूनिफिकेशन के लिए। इन 1860 जब इटली ने साउथ में हमला किया तो गुसिपी ने उसे लीड किया, और उस टाइम पे जो है हज़ारों लोग उनसे जो है जुड़ते गए, ये फार्मर उनसे जुड़ते गए, वॉलंटियर जुड़ते गए, और कब तक जुड़ते गए, जब तक कि उनका नंबर 30,000 नहीं हो गया, और इन्हें जो है रेड शर्ट के नाम से भी जाना जाता था। इन 1867 गैरिबल्डी लीड एन आर्म ऑफ वॉलंटियर टू रोम टू फाइट द लास्ट ऑब्स्टेकल टू यूनिफिकेशन ऑफ इटली। तो 1867 में गैरिबल्डी ने जो है फिर से वॉलंटियर को लेकर रोम के ऊपर चढ़ाई कर दी। जो आखिरी पार्ट था इटली के यूनिफिकेशन में तो रोम, तो वहाँ पे, और वो था रोम उस टाइम था पेपल स्टेट, और वहाँ पे फ्रांस की आर्मी भी खड़ी थी। रेड शर्ट जो है तो उनके जो है मैच नहीं कर पाए, उनकी ताकत को मैच नहीं कर पाए, और ये दोनों कंबाइन आर्मी से इनकी पराजय हो गई। ओनली इन 1870 में क्या हुआ, प्रूशिया के साथ में फ्रांस का वार हो गया, तो उस टाइम पे फ्रांस को अपनी ट्रूप जो है रोम उनसे हटाना पड़ा। उस टाइम पे फिर इन्हें मौका मिल गया रोम पे हमला करके उसे जीतने का, और 1870 में फिर इटली ने रोम को अपने अंडर में ले लिया और वहाँ पे जीत के रोम को ज्वाइन कर दिया इटली को, और इटली का यूनिफिकेशन हो गया। ये फोटो में देख सकते हो आप, गैरिबल्दी हेल्पिंग द किंग विक्टर इमैनुअल II ऑफ सर्दानिया टू पुल ऑफ द बूट नेम इटली।
ये दर्शाना चाहते हैं। सो स्टूडेंट्स, यहाँ पे हमने जो है यूनिफिकेशन ऑफ इटली और जो यूनिफिकेशन ऑफ जो ब्रिटेन कैसा नेशन स्टेट बना उसके बारे में देख लिया है। यहाँ पे हमारा चैप्टर फिनिश होता है। थैंक यू। आपको कोई भी डाउट है या क्यूरियस है तो प्लीज़ कमेंट कीजिए या मुझे मैसेज कीजिए।